हेलो एवरीवन। आज की कहानी है समय चक्र। आंखों में आंसू और चेहरे पर उदासी लिए दिल में हजारों तूफान उमड़ रहे थे। अस्पताल के बेड पर बैठी मालिनी जी लगातार भारी आंखों से बिस्तर पर लेटे अपने पति मदन जी की ओर देखती जा रही थी। मन ही मन उनकी चिंता मालिनी जी को खाई जा रही थी। इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े रहने वाला उनके पास कोई भी था भी नहीं। तो दरअसल 5 दिन पहले ही मदन जी का बाथरूम के पास गिरे पानी पर पैर फिसलने की वजह से नीचे आ गिरे थे और उनके पैर की हड्डी टूट गई थी, जिस कारण उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा। उम्र भर एक अध्यापक के तौर पर प्राइवेट नौकरी करने वाले मदन जी ने जो थोड़ी बहुत बचत की थी वो सारा पैसा उनके ऑपरेशन पर खर्च हो गया और कुछ पैसा कम पड़ा तो मालिनी जी ने अपने गहने तक बेच दिए और ऑपरेशन करवाने के लिए पैसे जुटाए। लेकिन उनकी दवाइयाँ खरीदने के लिए अब उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे और वह यह सोच सोच कर परेशान थी कि अब आगे क्या किया जाए। ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग दंपति इस दुविधा में बिल्कुल अकेले थे। दरअसल उनका एक बेटा है अभय, जिसे उन्होंने पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। उसकी पसंद की लड़की अंजना से उसकी शादी करवाई। आज अभय एक सफल व्यापारी है। उसके घर में सुख सुविधाओं का हर एक सामान है। नहीं है तो अपने जन्मदाताओं के लिए अपने घर में थोड़ी सी जगह। शादी के कुछ समय बाद ही बहू अंजना के कहने पर बेटे ने अपने लिए एक अलग सा घर खरीद लिया और माँ बाप को अकेला छोड़कर वहीं रहने चला गया। अपने माता पिता के दुख सुख से अब उन्हें कोई भी मतलब ना था। मदन जी की चोट के बारे में मालिनी जी अपने बेटे को फोन करके भी बताया था और उनसे कुछ पैसे की मदद भी मांगी थी। बेटे ने औपचारिकता निभाते हुए 5,000 उनके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए, लेकिन बेटा और बहू में से कोई भी उन्हें देखने तक नहीं आया। सोच में डूबी मालिनी जी अचानक उठ खड़ी हुई और करीब 1 घंटा पैदल चलकर एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर पहुंच गई। बिल्डिंग में बड़े बड़े आलीशान फ्लैट बने हुए थे। उस बिल्डिंग के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ था। मालिनी जी ने उसे प्रार्थना की कि वह उन्हें उस बिल्डिंग के फ्लैट में रहने वाले अपने बेटे अभय से मिलना है। सिक्योरिटी गार्ड उनकी हालत देखकर उन्हें वहां से भगाने लगा और बोला, आप अभय साहब की मां हो ही नहीं सकती, आप झूठ बोल रही हैं, चले जाइए यहाँ से। लेकिन मालिनी जी सिक्योरिटी गार्ड से विनती करने लगी और बोली, मेरी बात पर विश्वास करो, मैं ही तुम्हारे अभय सर की माँ हूँ। मेरे पति अस्पताल में बीमार पड़े हैं और मेरे पास उनकी दवाइयाँ खरीदने तक के लिए पैसे नहीं है। जब तक मेरा बेटा बाहर नहीं आ जाएगा तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, आप उसे बुला दीजिए। आखिरकार सिक्योरिटी गार्ड को उन पर दया आ गई। उसने उनके बेटे को फोन लगाया। उस समय डाइनिंग टेबल पर बैठकर अभय और अंजना नाश्ता कर रहे थे। अंजना ने फोन उठाया तो कहा, बाहर कोई वृद्ध औरत आप लोगों से मिलना चाहती है और कह रही है कि वह साहब की माँ है, पर उनके चेहरे और पहनावे से नहीं लग रहा कि वह साहब की माँ है। मैंने तो उन्हें वापस भेजने की कोशिश भी की, लेकिन वह कहती है कि साहब से मिले बिना वापस नहीं जाऊंगी। सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर अंजना बोली, ठीक है, हम बाहर आकर देखते हैं, उन्हें अंदर मत भेजना। गार्ड से बात करने के बाद फोन रखकर अंजना अपने पति अभय से बोली, मैंने उन्हें कितनी बार कहा है कि अब हमारा उनसे कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी कभी भी तुम्हें फोन लगा देती है तो कभी मुंह उठाए हमारे घर चली आती है। पैसे तो ऐसे मांगने चली आती है जैसे यहाँ कोई कुबेर का खजाना पड़ा है। आज आप उन्हें साफ साफ कह दीजिए कि आज के बाद हमारे घर पर आकर हमें परेशान करने की जरूरत नहीं है। नाश्ता करके अभय अपनी पत्नी अंजना के साथ घर के बाहर आया और गेट तक पहुंचा। अपने बेटे और बहू को देखकर मालिनी जी के चेहरे पर खुशी के भाव आ गए और सोचने लगी, आखिरकार मेरे बेटे को मेरी ममता खींच लाई। मैं जानती थी मेरा बेटा मुझसे मिलने जरूर आएगा। जैसे ही वे दोनों नजदीक आए तो मालिनी जी हाथ जोड़कर बोली, बेटा, तुम्हारे पिताजी के इलाज के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। जितने भी पैसे हमारे पास थे वो सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं बचे कि मैं तुम्हारे पिताजी की दवाइयाँ ला कर दे सकूं। मुझे कुछ पैसे दे दो। ऐसे कहते हुए मालिनी जी गिड़गिड़ाने लगी। तभी उनका बेटा बोला, क्या माँ, 2 दिन पहले ही आपके अकाउंट में मैंने 5,000 जमा किए थे, वो पैसे कहाँ गए? लेकिन बेटा, जो पैसे तुमने दिए थे उतना तो अस्पताल में रहने का 2 दिन का खर्चा है।
तभी उनकी बहू बोली, अगर प्राइवेट अस्पताल का इतना ही खर्चा था तो सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं गए आप लोग? अब और पैसे हमारे पास नहीं है, चली जाइए यहाँ से। फिर मालिनी जी अपने बेटे की ओर देखते हुए बोली, बेटा अपने पिता के बारे में तो सोचो, आखिरकार वह तुम्हारे जन्मदाता है। तो अंजना ने कहा, माँ जी इस तरह की बात करके हमें इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है, हमें सब समझ में आता है। अब हम आपकी बातों में आकर बेवकूफ बनने वाले नहीं हैं, चली जाइए यहाँ से। बेटे बहू की बातें सुनकर मालिनी जी हैरान रह गई, वह लाख गिड़गिड़ाई, लेकिन बहू तो बेटे को भी उन पर तरस नहीं आया और वह अपनी कार में बैठकर अपने काम पर चला गया। बेचारी मालिनी जी उन दोनों का रवैया देखकर दंग रह गई। निराश होकर थोड़ी देर के लिए गेट के पास ही घुटनों के बल बैठ गई और सोच सोच कर अपनी किस्मत को कोसने लगी कि मैंने कैसे बेटी को जन्म दिया है, अपने माता पिता का ही ना हो सका। क्या कुछ नहीं किया था हम लोगों ने अपने बेटे के लिए? प्राइवेट नौकरी होने के बावजूद भी अभय के पिताजी ने उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया था। वो नौकरी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसके पिता ने उसे बिजनेस की पढ़ाई करवाई। उसका व्यापार शुरू करवाने के लिए हमने अपना मकान गिरवी रखकर कर्जा उठाया, लेकिन अभय ने वो कर्ज भी नहीं चुकाया, जिस कारण हमारा अपना मकान हमारे हाथ से निकल गया और हम किराए के घर में आ गए। आज जब यह खूब तरक्की कर रहा है तो अपनी जिंदगी से अपने माता पिता को ऐसे निकाल कर फेंक दिया जैसे कोई दूध से मक्खी निकाल कर फेंक देता है। आज अपने बेटे पर सब कुछ दांव लगाने से पहले हमने अपने बुढ़ापे के बारे में कुछ सोचा होता तो आज हमारी ऐसी नौबत नहीं आती। अपने ही बेटे और बहू ने आज मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, ऐसा तो कभी कोई किसी पराये के साथ भी नहीं करता होगा। क्या उसे अपने माँ बाप की तकलीफें नजर नहीं आई? यह सोचकर मालिनी जी की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। पास में खड़ा सिक्योरिटी गार्ड, जो मालिनी जी को और उनके बेटे बहू के बीच की सारी बातें सुन चुका था, उसे इतना तो पता चल गया था कि यह बूढ़ी औरत अभय साहब की माँ है। अभय के निकल जाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने मालिनी जी को उठाकर कुर्सी पर बैठने में मदद की और कहा, माँ जी आप दिल छोटा मत कीजिए, मैं जानता हूँ कि आपको पैसे की वाकई में बहुत जरूरत है। आप मुझे बताइए आपको कितने पैसे चाहिए? मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। कुछ पैसे मेरे पास रखे हुए हैं। तभी मालिनी जी बोली, बेटा मुझे तो 20,000 भी मिल जाए तो मेरा काम चल जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड अपनी जीप टटोलता है तो उसमें केवल 5,000 रुपये निकले। वह पैसे मालिनी जी के हाथ में देते हुए सिक्योरिटी गार्ड बोला, माँ जी फिलहाल तो मेरे पास 5,000 ही है, आप इन्हें अपने पास रख लीजिए। सिक्योरिटी गार्ड का दयापूर्ण व्यवहार देखकर मालिनी जी उसे आशीर्वाद देने लगी। जैसे ही वह वहां से जाने लगी थे सिक्योरिटी गार्ड बोला, माँ जी आपको कहाँ जाना है? आप कहे तो मैं आपको अपनी साइकिल से छोड़ देता हूँ। तभी मालिनी जी ने कहा, नहीं बेटा, तूने मुझ पर पहले ही बहुत बड़ा एहसान कर दिया है और वैसे भी मुझे साइकिल पर बैठने में परेशानी होगी, इसलिए मैं पैदल ही चली जाती हूँ। ऐसा कहते हुए सिक्योरिटी गार्ड के सिर पर हाथ रखकर उन्होंने ढेरों आशीर्वाद दिए और बोली, बेटा जब मेरे बेटे बहू मेरी मदद करने से इनकार कर रहे थे तब तुमने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है, तुम्हारे इस एहसान को मैं उम्र भर नहीं भूलूंगी। तब सिक्योरिटी गार्ड बोला, अरे माँ जी आप भी कैसी बातें करती है, इन पैसों से तो आपका एक दिन का दवाई का खर्चा भी नहीं निकल पाएगा। मालिनी जी ने अपने हाथ में लिए पैसों की ओर एक नजर डाली और फिर उन्हें अपने पल्लू से बांधकर अस्पताल के लिए निकल पड़ी। उधर अस्पताल में मदन जी उनकी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वह समझ चुके थे कि उनकी पत्नी अपने बेटे से मदद मांगने के लिए गई होगी। सोचने लगे, बेटे ने इतने पैसे तो दे ही दिए होंगे कि हमारी परेशानियां कुछ कम हो जाए। एक तो मैं यहाँ बिस्तर पर लाचार पड़ा हूँ, दूसरी ओर पैसों की इतनी तंगी हो रही है और बेचारी मालिनी इस उम्र में उसे कितनी भाग दौड़ करनी पड़ रही है। अभी मदन जी सोच ही रहे थे कि इतने में मालिनी जी उनके पास पहुंच गए। जैसे ही मदन जी ने उनकी ओर देखा तो पूछने लगे, मिल लाई अपने बेटे से? कुछ पैसे दिए उसने? लेकिन मालिनी जी का उदास चेहरा और आंसुओं से भीगी आंखें देखकर वे तुरंत समझ गए कि उनके बेटे और बहू ने अपनी
माँ के साथ कैसा व्यवहार किया होगा। उनका नालायक बेटा दौलत की चकाचौंध में इतना मस्त हो गया है कि उसे अपने बूढ़े माँ बाप की तकलीफें भी दिखाई नहीं देती। इससे पहले कि मदन जी कुछ कहते तभी मालिनी जी के पास रखी कुर्सी पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, अब मेरा बेटा हमारा नहीं रह गया। आज हमारे बेटे ने मेरी ममता और परवरिश को शर्मिंदा कर दिया। मुझे उससे यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मुसीबत के समय उसने हमें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। अरे हम तो अपने बेटे को सफलता के शिखर तक पहुंचाने की जद्दोजहद में अपना सब कुछ लुटा बैठे। यह कर ही बुढ़ापे में यही बेटा हमें सुख भरी जिंदगी देगा। बेटे को तो हमने ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, लेकिन अपनी बदकिस्मती से वहां पहुंचने के बाद उसे अपने माँ बाप भी दिखाई देना बंद हो गए हैं। आज उसके घर के बाहर खड़ी हुई मैं पैसों की भीख मांगती रही, लेकिन आपका बेटा अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। मालिनी जी रोते हुए सारी बातें अपने पति को बयान कर रही थी। उसी समय पंकज नाम का एक युवक उनकी सारी बातें सुन रहा था। पंकज शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, जो साथ वाले पलंग पर लेटे हुए एक व्यक्ति का हालचाल जानने के लिए आया था। लेकिन जब उसने वृद्ध दंपति की सारी बातों को सुना तो उठकर उनके पास आया। उसने जैसे ही मदन जी को देखा, उन्हें देखकर हैरान रह गया। कभी मदन जी उसके अध्यापक हुआ करते थे, जिन्हें वो भगवान की तरह पूछता था और उन्हें गुरुजी कहकर संबोधित करता था। उसके मुंह से अचानक निकला, अरे गुरुजी, यह आपको क्या हुआ है? आपकी यह हालत कैसी हो गई? तभी मदन जी हैरानी से बोले, बेटा तुम कौन हो? माफ करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। क्या हम पहले भी कभी मिल चुके हैं? तभी पंकज ने उनके चरण छुए और बोला, मैं पंकज प्रसाद हूँ, गुरुजी आपका वही नालायक शिष्य। आपकी शिक्षा के सहारे ही आज लायक बन सका हूँ। आपको याद है, मैं आपके यहाँ ट्यूशन पढ़ने आया करता था। तभी मदन जी अपने दिमाग पर जोर डालते हुए बोले, हाँ हाँ याद आया, तुम विश्वामित्र प्रसाद जी के बेटे हो ना, जिनका शहर के बीचों बीच किताब का बहुत बड़ा शोरूम है। बाप रे, तुम्हारी कद काठी देखकर तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। जी गुरुजी, सही पहचाना आपने, लेकिन मुझे एक बात अब तक समझ में नहीं आई कि आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई। माफ कीजिएगा, पास में बैठे मैं आप लोगों की सारी बातें सुन रहा था, लेकिन अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका इलाज करवाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। अब कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर पंकज ने डॉक्टर के पास जाकर मदन जी की सारी रिपोर्ट देखी और डॉक्टर से कह दिया कि अब इनके इलाज का सारा खर्चा वह स्वयं उठाएगा। जब तक मदन जी अस्पताल में रहे, उनके लिए तीनों वक्त का खाना पंकज अपने घर से पैक करवा कर लाता था। जब मालिनी जी इन सब के लिए मना करती तो पंकज बोलता, आंटी जी, इतने दिनों में आप अकेले ही भाग दौड़ करने में लगी हुई हैं। अगर आप बीमार पड़ गई तो गुरुजी का ध्यान कौन रखेगा? बस आप यहाँ बैठकर उनका ख्याल रखिए, बाकी सब जिम्मेदारी मेरी है। कुछ ही दिनों में मदन जी की तबीयत अच्छी हो गई। जिस दिन मदन जी को अस्पताल से छुट्टी हुई तो पंकज उन दोनों को अपनी कार में बिठाकर अस्पताल से सीधे अपने घर ले गया। कार में बैठे हुए मदन जी पंकज से कहा, बेटा तुमने पहले ही मुझ पर बहुत एहसान किए हैं, अब बस तुम हमें हमारे घर छोड़ दो। लेकिन पंकज ने उनकी एक न सुनी और बोला, जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। जैसे ही वे लोग पंकज के घर पहुंचे तो उसके परिवार वालों ने उनका बड़ी खुशी से स्वागत किया। पंकज के पिताजी मदन जी से मिलकर बहुत खुश हुए और बोले, मदन जी, जब पंकज आपके पास पढ़ता था तब हमारी रोज मुलाकात होती थी, लेकिन उसके बाद तो हमारा मिलना जुलना ही नहीं हो पाया। इधर हम लोग भी अपने बिजनेस में इतने व्यस्त हो गए कि हमें समय नहीं मिल पाया कभी आपसे मिलने का। आज इतने वर्षों बाद आपसे मुलाकात हुई, लेकिन मुझे यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप हमें इस तरह से मिलेंगे। मदन जी, मुझे आज भी याद है पंकज पढ़ाई में बहुत कमजोर हुआ करता था। उसका ध्यान कभी पढ़ाई में लगता ही नहीं था, पूरे दिन बस मौज मस्ती किया करता था। और वही जब पंकज आपके ट्यूशन में आया तो आपके कड़े अनुशासन और मार्गदर्शन में उसके जीवन की दशा ही बदल कर रख दी। किसी भी विषय को पढ़ने पढ़ाने का आपका तरीका ही कुछ ऐसा था कि बच्चे बहुत आसानी से समझ जाते थे। काफी देर तक सब लोगों ने बातचीत और हंसी मजाक चलता रहा। मदन जी और मालिनी जी उनके घर में ही रह रहे थे। पंकज का घर बहुत बड़ा आलीशान था। वही पंकज ने एक कमरा मदन जी और मालिनी जी को भी रहने के लिए दे दिया। तब बीत जाने के बाद मदन जी बोले, बेटा मुझे लगता है मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, अब हमें चलना चाहिए। बहुत दिन रह लिए, अब तुम्हारे घर
तुमने हमारी बहुत मदद की, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उनके जाने की बात सुनकर पंकज थोड़ा परेशान हो गया। इतने समय में वो इतना तो समझ चुका था कि मदन जी के पास भी पैसा था, वो सब कुछ खर्च हो चुका है, अब उनके पास कुछ नहीं बचा। थोड़ी देर बाद सोच विचार कर पंकज मदन जी से बोला, गुरुजी बुरा न माने तो एक बात पूछूं, अब आप अपना गुजारा कैसे करेंगे? मेरा मतलब है आपके सारे पैसे तो खर्च हो चुके हैं, फिर आप अपना खर्चा कैसे चलाएंगे? तभी पंकज जी बोले, बेटा अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका हूँ, कोई ना कोई छोटा मोटा काम देख लूंगा जिससे हमारे खाने पीने और दवाइयों का खर्चा निकलता रहे। तो पंकज ने कहा, गुरुजी मैंने आपके लिए कुछ सोचा है। अच्छा क्या सोचा है, जरा हमें भी तो बता। मदन जी ने कहा। तो पंकज बोला, आप तो जानते ही हैं हमारा किताब का बिजनेस है और कुछ समय पहले ही पिताजी ने एक और दुकान भी खरीदा है जहां का काम मैं संभालता हूं। अब मेरे पिताजी को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो बिजनेस का सारा हिसाब किताब अच्छे से रखता हो और जिस पर हम आंख मूंद कर विश्वास कर सके। तो गुरुजी मुझे इस कार्य के लिए आपसे अधिक उपयुक्त और कोई नजर नहीं आता। वैसे भी आप कहीं जाकर काम करने की सोच ही रहे तो क्यों ना आप हमारी दुकान पर आकर बैठे और दुकान का सारा हिसाब किताब देखें। पंकज के इतना कहने पर मदन जी अपनी पत्नी मालिनी जी की तरफ देखने लगे, लेकिन मालिनी जी को पंकज की यह बात अच्छी लगी। वो अपने पति से बोली, देखिए जी इस उम्र में आप ज्यादा काम तो कर नहीं सकेंगे और फिर यहाँ आप बैठे हुए काम करेंगे और अपनी मेहनत का कमा कर खाएंगे तो आपको भी परेशानी नहीं होगी। मदन जी पंकज के साथ उनके मोबाइल के शोरूम में बैठकर सारा हिसाब किताब देखने लगे और धीरे धीरे इस बिजनेस को समझने लगे। साल भर पंकज जी के साथ काम करते करते मदन जी उनके बिजनेस की सारी बारीकियां सीख चुके थे। अब उनके पास अच्छे खासे पैसे भी इकट्ठे हो चुके थे। एक दिन उनके मन में ख्याल आया कि क्यों अपनी स्टेशनरी की एक छोटी सी दुकान खोली जाए, उससे हमें और भी ज्यादा फायदा होगा। यह बात उन्होंने अपनी पत्नी से कही तो मालिनी जी बोली, आप भी कैसी बातें करते हैं, इस उम्र में आप दुकान खोलने को सोच रहे हैं? लगता है उम्र बीतने के साथ साथ आपका दिमाग भी सठिया गया है और इस उम्र में नया काम खोलने जाओगे तो लोग भी हंसी उड़ाएंगे कि बुढ़ापे में बिजनेस करने की सूची है। तो मदन जी बोले, अरे मालिनी इस बात की चिंता तू मत करो, मैंने पंकज से बात की है, उसने मुझे हर तरीके से मदद करने का आश्वासन दिया है। दुकान का सारा सामान मंगवाने की जिम्मेदारी भी वो लेने को तैयार है, फिर मुझे भागदौड़ का ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। एक दिन मदन जी ने अपनी छोटी सी दुकान खरीद ली और पंकज की मदद से उन्होंने स्टेशनरी का काम शुरू किया। इस उम्र में काम करते देख पड़ोसी भी बोलने लगे, मदन जी इस उम्र में आप बिजनेस शुरू करने चले हैं, कितने साल काम करने का इरादा है? तो मदन जी बोले, जब तक भगवान की इच्छा होगी तब तक, लेकिन इतना जरूर है कि जब तक हाथ पैर चलते रहेंगे तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। मालिनी जी भी मदन जी के साथ दुकान पर आकर बैठने लगी। अपने बेटे के बारे में सोच सोचकर दुखी होने की वजह बूढ़े माता पिता व्यस्त रहकर सुखी जीवन जीने लगे। धीरे धीरे मदन जी का छोटा सा व्यापार फलने फूलने लगा। एक दिन मालिनी जी अपने पति के साथ अपनी दुकान पर बैठी थी तो उसी समय उन्होंने उस सिक्योरिटी गार्ड को बाहर से आते हुए देखा जिसने मुसीबत में उनकी मदद की थी। उसे आवाज लगाई तो सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम राहुल था उसने उनकी ओर देखा और देखकर हैरान रह गया कि अभय साहब की माता जी दुकान के काउंटर पर बैठी है। जब अंदर आया तो मालिनी जी ने उसे मदन जी से मिलवाया और उसे कुछ पैसे देने लगी और बोली, मुसीबत के समय तुमने हमारी मदद की थी, वह एहसान तो मैं कभी नहीं चुका सकती, लेकिन वह पैसे लौटाना चाहती हूँ। सिक्योरिटी गार्ड ने लाख मना किया लेकिन मालिनी जी नहीं मानी और उसके हाथ में पैसे थमा दिए। बातों ही बातों में सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि उसकी नौकरी छूट गई है, जिस कारण वो बहुत परेशान था। उसकी यह बात सुनते ही मालिनी जी और मदन जी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे और बोले, तो फिर सोचना कैसा, हमें भी यहाँ दुकान पर काम करने के लिए एक सहायक की आवश्यकता है। तुम आज से ही नहीं बल्कि अभी से ही हमारे पास रहकर नौकरी कर सकते हो। अब राहुल की परेशानी दूर हो चुकी थी। वही राहुल का साथ मिलने से मदन जी का दुकान का काम भी और अच्छे से चलने लगा था। समय बीतने के साथ साथ उन्हें अच्छा मुनाफा भी होने लगा। अब मदन जी और मालिनी जी के पास पैसों की तंगी खत्म हो चुकी थी। 2 साल बाद उन्होंने एक छोटा सा मकान खरीद लिया और किराए के घर से अपने खुद के घर में शिफ्ट हो गए।
घर भले ही छोटा था लेकिन दोनों पति पत्नी के लिए पर्याप्त था। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। आज मदन जी और मालिनी जी की शादी की सालगिरह था। सुबह के समय जब मालिनी जी नाश्ता लगा रही थी तो मदन जी मालिनी जी से बोले, मालिनी, आज ही तुम मेरी जिंदगी में आई थी। जब तुम शादी कर आई थी तो मेरे बूढ़े माता पिता और दो बहनों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी, क्योंकि कमाने वाला मैं इकलौता इंसान था। सारी जिम्मेदारियां निभाने के बाद हमने अपने बेटे पर अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। लेकिन तब से लेकर आज तक मैंने तुमसे कभी तुम्हारी इच्छा के बारे में नहीं पूछा और ना ही तुमने कभी मुझसे कुछ मांगा। लेकिन आज जब मैं सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुका हूँ और हमारे पास पैसा भी है, उम्र के इस पड़ाव में ही सही, लेकिन मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करना चाहता हूँ। आज तुम जो भी मांगोगी मैं वही ला कर दूंगा। मदन जी ने इतने प्यार से कहा तो मालिनी जी ने मदन जी से कहा, आप हमारे सामने सही सलामत खड़े हैं, मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए और अब तो उम्र भी हो गई है तो कोई शौक भी नहीं रहे। तो मदन जी बोले, श्रीमती जी, ख्वाहिशें उम्र नहीं देखती। इंसान बेशक शरीर से बूढ़ा हो जाए लेकिन दिल को हमेशा जवान ही रहना चाहिए। आप यह बताइए कि आपको क्या चाहिए। उस समय मालिनी जी को वह दिन याद आ गया जिस दिन वो अपने बेटे के घर के बाहर खड़ी हुई उससे चंद रुपयों के लिए भीख मांग रही थी और उनका बेटा उनके सामने अपनी कार में बैठकर चलता बना था। फिर मालिनी जी ने बड़े प्यार से बोला, ठीक है, अगर आपकी इतनी इच्छा है तो हम एक कार खरीदेंगे। मालिनी जी की इच्छा जानकर मदन जी को बड़ी खुशी हुई और वह बोले, ठीक है श्रीमती जी, आज के शुभ दिन पर ही हम कार के शोरूम जाएंगे और नई कार खरीदेंगे। मदन जी की बात सुनकर मालिनी जी के चेहरे पर मुस्कान दौड़ आई। अब उनके मन में संतुष्टि आ गई कि चलो छोटा सा घर भी खरीद लिया, पैसे भी कमाने लगे, अब एक कार भी आने वाली है। जो शौक जवानी में पूरे करने चाहिए थे उस समय तो पूरे ना कर सके, लेकिन आज बुढ़ापे में मौका मिला है तो दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। शाम के समय मदन जी अपनी पत्नी मालिनी जी के साथ नई कार खरीदने गए। राहुल को अच्छी ड्राइविंग आती थी तो उसे अपने साथ ही ले गए और सबसे पहले कार में बैठकर मंदिर में माथा टेकने के लिए गए। सभी ने मंदिर में माथा टेका और भगवान का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद वे गरीब लोगों की बस्ती के बाहर आकर रुके और मदन जी और मालिनी जी गाड़ी से निकलकर गरीबों को फल, मिठाई और कपड़े बांटने लगे। राहुल गाड़ी में से बाकी सारा सामान बाहर निकाल रहा था। तभी मालिनी जी का बेटा और बहू वहां से गुजर रहे थे। अचानक अभय की नजर राहुल पर पड़ी। उसके पास आकर बोला, अरे राहुल, तुमने क्या सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी छोड़ दी है? जी सर, अब मुझे बहुत अच्छी जगह नौकरी मिल गई है, बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा, किनके पास काम करते हो? अंजना ने पूछा तो राहुल का हाथ से इशारा करते हुए बोला, आप खुद ही देख लीजिए। तभी अंजना और अभय ने पीछे मुड़कर देखा जहां मालिनी जी और मदन जी गरीबों को फल और मिठाइयाँ, कपड़े बांट रहे थे। ये नज़ारा देखते ही उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मालिनी जी ने बहुत खूबसूरत साड़ी पहनी थी और मदन जी के चेहरे पर एक अलग सी रौनक नजर आ रही थी। वे दोनों बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। सब सामान बांट कर जैसे ही अपनी कार की ओर आने लगे तो ड्राइवर ने उन दोनों के लिए कार का दरवाजा खोला। यह सब देखते ही बेटे और बहू की आंखें फटी की फटी रह गई। आखिरकार उनके कंगाल माँ बाप के पास इतना पैसा कहाँ से आया? वे दोनों तुरंत मदन जी के पास आए और उनके पैरों में गिर गए। पापा, हमें माफ कर दीजिए। मदन जी और मालिनी जी उन्हें देखते ही हैरान रह गए, लेकिन फिर उन्हें अनदेखा करके कार की ओर जाने लगी। तभी अभय बोला, पापा ऐसा मत कीजिए, मैं आपका बेटा हूँ। तभी अंजना भी अपनी सासू माँ के पास जाकर उनके पैरों में गिरकर बोली, आप नहीं जानती माँ जी, हमें व्यापार में कितना घाटा हुआ है। इस घाटा के चलते हमने इतना कर्जा उठा लिया कि हमारा घर भी बिक गया और हम उस कर्जे को नहीं चुका पाए। हमें समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। मेरे पास जो भी गहने थे वो भी बिक चुके हैं। बस्ती में ऐसी हालत में रहने को मजबूर है। आप लोग हमारी कुछ मदद कर दीजिए। बेटे और बहू की ओर देखते ही मालिनी जी की आंखों में खून उतर आया। उन्हें वह दिन याद आया जब वो अपने बेटे और बहू के सामने चंद पैसे के लिए गिड़गिड़ा रही थी और उनके पति अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे, लेकिन बेटा और बहू उन्हें जलील करने का कोई कसर नहीं छोड़ी।
और बेटा तो उन्हें देख अनदेखा कर अपनी बड़ी सी कार में बैठकर चला गया था। आज मालिनी जी भी अपने बेटे और बहू की बातों को अनदेखा करके अपने पति मदन जी का हाथ पकड़कर कार के पास आ गई। बेटा उनके पैरों में गिराने लगा और बोला, माँ आज के बाद हम मिलजुल कर रहेंगे, प्लीज एक बार हमें माफ कर दो, हमारी मदद कर दो। लेकिन मालिनी जी और मदन जी उनकी एक ना सुनी और चुपचाप अपनी कार में आकर बैठ गए। राहुल जो इस सारी घटना का साक्षी था अभय के पास आया और बोला, सर एक बात कहना चाहता हूँ, बुरा मत मानिएगा, हम इस संसार में जैसे कर्म करते हैं वैसा ही भुगतना पड़ता है, यह सृष्टि का नियम है। अभय और अंजना उसकी बात सुनकर आत्मग्लानि से भर उठे, लेकिन अब पछताने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। मदन जी और मालिनी जी राहुल के साथ अपनी कार में बैठकर वहां से जा चुके थे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमारी ये कहानी कहाँ से देख रहे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।